डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार्क बायोलॉजी इंस्टीट्यूट। और मैं आशीष अग्निहोत्री आप सबका फिर से एक बार यहाँ पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैसे कि बच्चों लास्ट सेशन में हमने कुछ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंसेस के ऊपर, या जिसको हम साइंस में कह सकते हैं एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके ऊपर फोकस किया था। उसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक होता है डेवलपमेंट ऑफ बीटी क्रॉप्स और दूसरा था दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। एक्चुअली दोनों भी केसेस इंसेक्ट्स को या पेस्ट को रेजिस्ट करने वाली ही है, लेकिन पहले केस में जैसे कि हमने देखा था कि बीटी क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए हम बीटी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बैसिलस का हम इस्तेमाल करते हैं, और बैसिलस में से हम क्राइजीन को आइसोलेट करके क्राइजीन का इंसर्शन हम ऐसे सीड्स में करते हैं जिनके प्लांट आगे चल के शायद इन्फेक्ट हो सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों मैंने आपको आरएनए इंटरफेरेंस बताया था। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का इतना ही कंसेप्ट है बच्चों, आपको जो याद रखना है कि जब कोई भी पैरासाइट प्लांट को इंफेक्शन कॉज करता है, या जैसे एग्जांपल में हमें मिलाडोगाइनी दिया है, मिलाडोगाइनी जब क्या करता है प्लांट के रूट सिस्टम को, जब वो इंफेक्शन कॉज करता है एज अ पैरासाइट, तो वो क्या करता है एमआरएनए बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से एमआरएनए बन सकता है, और जो एमआरएनए होता है वो आगे चल के टॉक्सिक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जो टॉक्सिक प्रोटीन्स रूट को वहां पे खा जाते हैं या उसको खत्म कर देते हैं। ऐसे केस में ये जो जीन साइलेंसिंग टेक्निक है जो बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। जो साइंटिस्ट है बायोटेक्नोलॉजी के वही ये टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं, या उनको ये टेक्निक जम सकता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं एमआरएनए को साइलेंस करते हैं, और एमआरएनए को साइलेंस करने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम साइंस में कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, या जिसको हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी। और इस प्रोसेस के दरमियान हम रिस्क प्रोटीन्स को इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ हम और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम का या प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है डाइसर। डाइसर क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ब्रेक करता है। जैसे मैंने आपको बताया था उस हिसाब से उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए के, और फिर बाद में जो ये जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, जो मैंने बताया था आपका बीएस, रिस्क प्रोटीन क्या करता है उन डबल स्टैंडर्ड छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है, और वही सिंगल स्टैंडर्ड जो रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ जो भी सिंगल स्टैंड होता है आरएनए का, ओके, वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा रिस्क के साथ, जो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि दो स्टैंड होते हैं उसमें से एक निकल जाता है, एक रह जाता है जो रिस्क के साथ रहता है, वो स्टैंड लेके वो रिस्क क्या करता है हमारे, यानी कि हमारे मतलब टारगेटेड एमआरएनए के पास वो चला जाता है, और उसके साथ बाइंड होके वो एमआरएनए को क्लीव कर देता है। इसका मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। उसी प्रकार से बच्चों आज हमें कॉन्सेंट्रेट करने हैं बायोटेक्नोलॉजी के और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। उसमें से आज हम कंटिन्यू करेंगे मेडिकल एप्लीकेशंस। देखिए बच्चों, मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी के काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस माने गए हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर की, तो पब्लिक हेल्थ केयर को सामने रख के बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारे ऐसे थेरापेटिक ड्रग्स सिंथेसाइज किए हैं जिससे ह्यूमन का हेल्थ और भी इंप्रूव हो चुका है, क्योंकि हेल्थ केयर हमारा सबसे क्या है इंपॉर्टेंट इशू है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो ही हम क्या माने जाते हैं, जिसकी हेल्थ अच्छी होती है वही अच्छा खासा माना जाता है, मतलब मेंटली या फिजिकली वो सबसे फिट समझा जाता है। तो कोई डिसीज नहीं होना चाहिए, मतलब हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों की डिसीज की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार के डिसीजेस हम हमारे सोसाइटी में देखते हैं। कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं बच्चों जिनको हम साइंस में कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस, बराबर है। कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं, कुछ जेनेटिक डिसीज होते हैं जिनको हम साइंस में कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बराबर है। लेकिन दोनों के ट्रीटमेंट की प्रोसेस अलग अलग हो सकती है। अब ये जो मेडिकल जो एप्लीकेशंस है इसमें बच्चों हमें दो एप्लीकेशंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन, जिसको हम साइंस में कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, या जिसको हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। और दूसरा जो एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में दिया गया है वो है प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी। याद रखना है हमें, प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। अब ये दोनों भी इश्यूज हम बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही इन दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि पब्लिक का हेल्थ केयर मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ केयर अगर मेंटेन होगा तो ही हम सर्वाइव हो सकते हैं।
और हेल्थ केयर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एलोपैथी के ड्रग्स हैं या होम्योपैथी है, अलग अलग प्रकार के हमारे पास ऑप्शंस है। लेकिन यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसे कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं या बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसे कुछ रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स बनाए हैं जो हमारे हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं या फिर जो भी अलग अलग प्रकार के डिसीजेस होते हैं उन डिसीजेस को टैकल करने के लिए, उन डिसीज को ट्रीट करने के लिए ऐसे अलग अलग प्रकार के ड्रग्स आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी ने बनाए हैं, जिनको हम साइंस में कहते हैं रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स। और इसमें बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें हम थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्रकार की जो थेरेपीज होती है इसका भी इस्तेमाल इसके अंदर हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बच्चों मार्केट के पीरियड के हिसाब से, जैसे कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के अंदर आज 12 ऐसी रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स हैं या 12 ऐसी रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स है जिनका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे 30 अलग अलग प्रकार की जो रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेटेजीज हैं या जिनको हम कहते हैं थेरापेटिक्स, उनको मान्यता मिल चुकी है, मतलब उनको अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में उसमें से 12 ऐसी है जो कंप्लीटली मार्केटेड है, मतलब 12 ऐसी अलग अलग प्रकार की प्रोसेसेस हैं, 12 ऐसे अलग अलग प्रकार के ड्रग्स हैं या रिकॉम्बिनेंट कंसेप्ट्स हैं या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं या ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग प्रकार के डिसीजेस के लिए कर रहे हैं। और उन डिसीजेस को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा हेल्थ केयर और भी क्या हो जाएगा, क्वालिटेबल हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी हाल में हमारी हेल्थ मेंटेन रखनी है ना। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार की थेरेपीज एंड रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स बनाए हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। ओके, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें से सबसे पहला जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। वैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब लर्न किया था, आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिटेल में पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जीन का क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम कौन से जीन का क्लोनिंग कर सकते हैं, जो जीन हमारे लिए वांटेड होता है, जिस जीन का प्रोडक्ट हमें चाहिए, जो हमारे लिए एक फॉरेन जीन होता है, जो हमारे लिए एक एलियन जीन होता है, बराबर है ना, जिसको हम डिजायर्ड जीन भी कहते हैं, जिसको हम साइंस में क्या कहते हैं, डिजायर्ड जीन भी कहते हैं। अब इसमें जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंसुलिन जीन की, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था। एक्सपेरिमेंट कैसा था हमारा, आपको याद होगा एक्सपेरिमेंट, जैसे कि ह्यूमन होता है, ह्यूमन के पास सेल होती है ना, ह्यूमन के सेल को हम आइसोलेट करते हैं और उसमें से हम डीएनए को निकालते हैं और डीएनए में से हमने इंसुलिन जीन को निकाला था, है ना, बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और ये जो इंसुलिन एंजाइम होता है, सॉरी, ये जो इंसुलिन प्रोटीन होता है या जो हार्मोन होता है, उसको प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन किया जाता है और प्लाज्मिड के साथ उसको होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। होस्ट सेल में जाने के बाद क्या हो जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लाज्मिड का क्या हो सकता है, रेप्लिकेशन हो सकता है उस सेल में, उसी प्रकार से उसके साथ जो भी इंसुलिन का हमारा मॉलिक्यूल होगा वो भी उसके साथ रेप्लिकेट हो जाता है। होस्ट सेल में से हमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन मिलना शुरू हो जाता है। ये बात हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इंसुलिन का इस्तेमाल हम डायबिटिक पेशेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं डायबिटीज की, तो डायबिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है, मतलब वो अच्छा डिसीज नहीं है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू कहा जाता है हमारे पब्लिक केयर में, है ना। अब डायबिटीज का कैसा होता है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, अब डायबिटीज की होता है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ब्लड जो होती है, हमारे ब्लड के अंदर जो भी शुगर का कंटेंट होता है, ब्लड के अंदर जो भी शुगर की लेवल होती है, ब्लड जो होता है हमारा, उसके अंदर जो भी शुगर की लेवल होती है, उस शुगर के लेवल में अगर उतार चढ़ाव हो जाता है तो फिर डायबिटीज हो सकता है। शुगर के लेवल को मेंटेन रखने का काम कौन करता है बच्चों, इंसुलिन करता है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है बच्चों, इंसुलिन का काम होता है कि शुगर के कंटेंट्स को या शुगर के पार्टिकल्स को या शुगर के मॉलिक्यूल्स को, समझो जैसे शुगर का मॉलिक्यूल है तो शुगर कभी कभी ब्लड के अंदर या शुगर कभी कभी ब्लड के अंदर ही रह जाती है, वो सेल के अंदर नहीं जाती। अगर शुगर के पार्टिकल सेल के अंदर नहीं जाएंगे तो फिर सेल शुगर को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, है ना, और फिर शुगर से जो भी हमें एनर्जी मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। ऐसे केस में ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे ब्लड में ही रह जाते हैं और धीरे धीरे ब्लड के अंदर शुगर की लेवल
बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे डिसीज हो सकता है, मतलब डायबिटिक डिसीज हो सकता है, या कभी कभी शुगर की लेवल कम भी हो जाती है ना, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब अलग अलग प्रकार की केसेस आती है। तो इंसुलिन क्या करता है बच्चों, इंसुलिन एक्ट एज अ रिसेप्टर। हम जानते हैं कि इंसुलिन की वजह से क्या होता है, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर अलो किए जाते हैं। अगर इंसुलिन यहां पे होगा तो इंसुलिन की वजह से शुगर के पार्टिकल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, या फिर इंसुलिन उसमें सहायता कर सकता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, क्योंकि इंसुलिन बनने का ठिकाना कौन सा है, हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन है या कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको हम ग्लैंड भी मानते हैं, वो होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक्ट एज अ ग्लैंड, उसको मान सकते हैं हम या मानते भी है। पैंक्रियाज एक प्रकार का एक क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या बना सकता है, इंसुलिन को बना सकता है। और ये जो इंसुलिन होता है ये हमारे ब्लड के शुगर लेवल को कंटिन्यू कर सकता है या उसको मेंटेन कर सकता है। तो इंसुलिन बनना जरूरी होता है। अब जिन पर्सन्स में डायबिटीज है और उनके बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं बनता है तो ऐसे पर्सन्स को या ऐसे पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो कि उन पेशेंट के अंदर जो भी शुगर का लेवल होता है उसको मेंटेन कर सके, बराबर। अब हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए, क्योंकि हमें पेशेंट के ऊपर उसको ट्रीट करना है। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनका हमें शुगर का लेवल मेंटेन करना ही करना है, तो हम इंसुलिन का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन हम इंसुलिन कहां से लाए, ये सबसे बड़ा इश्यू है। तो फिर इंसुलिन हमें कहां से मिल सकता है, जैसे कि इंसुलिन हमें कुछ एनिमल में से भी मिल सकता है। अब एनिमल के अंदर क्या होता है बच्चों, पैंक्रियाज होता है। देखिए इंसुलिन का इंजेक्शन हमें पेशेंट को देना है, हमारे पास इंसुलिन होना चाहिए। ओके, हमारे पास इंसुलिन होना चाहिए। कुछ लोगों में इंसुलिन कैसा बनता है, कम अमाउंट में बनता है, तो उनको अलग से इंसुलिन देना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। कुछ लोगों में इंसुलिन बनता है सफिशिएंट अमाउंट में, उनके अंदर वो शुगर लेवल को मेंटेन कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज हुआ है, उनके अंदर इंसुलिन उतने मात्रा में नहीं बनता, जिसके वजह से उनकी शुगर लेवल मेंटेन नहीं होती। ऐसे केसेस में फिर हमें इंसुलिन का इंजेक्शन देना ही पड़ता है। अब इंसुलिन कहां से लाया जाए, ओके, इंजेक्शन तो देना है, अब इंसुलिन कहां से लाया जाए। जैसे बच्चों सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन कौन सा है कि एनिमल में से हम इंसुलिन को निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एनिमल में से हम इंसुलिन को निकाल सकते हैं। स्लॉटर्ड एनिमल्स, मतलब जैसे कि डॉग हो या फिर पिग हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, उनके पैंक्रियाज में से हम इंसुलिन को आइसोलेट कर सकते हैं। ये बात 2 साइंटिस्ट ने बताई थी। ओके, वैसे 3 साइंटिस्ट का भी रेफरेंस आता है, लेकिन एक साइंटिस्ट था मैक्लियोड और दूसरे का नाम था बैंटिंग। ओके, तो बैंटिंग ने एंड मैक्लियोड ने, ये दोनों साइंटिस्ट ने एक बात बताई थी कि जो डॉग का जो पैंक्रियाज होता है या जो पिग का पैंक्रियाज होता है उसमें से हमें इंसुलिन मिल सकता है, और वो इंसुलिन हम डायबिटिक पेशेंट के ऊपर ट्रीट कर सकते हैं, जिससे डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है। लेकिन बाद में ये समझ में आया, ये जो स्लॉटर्ड एनिमल्स होते हैं, स्लॉटर्ड मतलब जिनको किल किया जाता है, जो किल्ड एनिमल्स होते हैं, जिनका स्लॉटरिंग किया जाता है, जिनको मारा जाता है, जिनका खून निकाला जाता है, ओके, और उनमें से पैंक्रियाज निकाला जाता है एक्चुअली, बराबर है, जिसमें डॉग आ सकते हैं, पिग आ सकते हैं, और भी कुछ एनिमल्स आते हैं। जब उनमें से इंसुलिन निकाला गया और इंसुलिन जब डायबिटिक पेशेंट को दिया गया, तो ये समझ में आया कि उससे कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उससे कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ह्यूमन के अंदर, मतलब पेशेंट के अंदर। फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा ये ठीक नहीं है, हम एनिमल का इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास कौन सा था, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही था कि किसी भी हाल में तो हमें इंसुलिन को बनाना ही पड़ेगा। अब जिन पर्सन्स में इंसुलिन नहीं बनता है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन तो देना ही है। अब जिस इंसान के अंदर इंसुलिन बन रहा है वो थोड़ी ना उसका इंसुलिन दूसरे को देगा, उसको भी लगेगा इंसुलिन। तो फिर ये तो ऑप्शन खत्म हुआ कि हम एनिमल के पैंक्रियाज का इंसुलिन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सूट नहीं होता है ह्यूमन की बॉडी के लिए, बराबर। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि हम जेनेटिकली, याद रखना है जेनेटिक्स की बात करें, अब हम जेनेटिकली हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली हम इंसुलिन को बना सकते हैं। याद रखना है बच्चों, जेनेटिकली हम इंसुलिन को बना सकते हैं और इंसुलिन जीन का क्लोनिंग हम कर सकते हैं। अब जैसे कि जेनेटिकली कर सकते हैं मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये पॉसिबल है। लेकिन कैसे पॉसिबल है, तो इसमें से एक ऑप्शन हमारे पास है, जैसे कि जिसको हम साइंस में कहते हैं आरडीटी। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास है आरडीटी।
आरडीटी का क्या मतलब होता है बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिटेल में पढ़ा था, आप जानते हो बच्चों कि हमें क्या करना पड़ेगा। जब अभी मैंने आपको बताया था, और जब मैंने आपको बताया था ये पूरा टेक्नोलॉजी डिटेल में, तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को इंसुलिन को प्रिपेयर करने के लिए या इंसुलिन का अमाउंट बढ़ाने के लिए हम आरडीटी को रन कर सकते हैं। लेकिन आरडीटी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आरडीटी का प्रोसीजर क्या होता है, एक शॉर्ट व्यू में मैं आपको बताता हूं। आरडीटी में हम क्या करते हैं कि जो पर्सन होता है जिसके पास इंसुलिन बनाने की कैपेबिलिटी है, कोई भी एनिमल ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि ह्यूमन का ही इंसुलिन का जीन होना चाहिए, ऐसा नहीं, आप एनिमल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर ह्यूमन का इंसुलिन मिलेगा तो सबसे अच्छा रहेगा। ओके, तो फिर आप क्या करते हो, ह्यूमन के सेल में से इंसुलिन जीन को आइसोलेट करते हो, और इंसुलिन जीन का लाइगेशन आप किसके साथ करते हो बच्चों? प्लाज्मिड के साथ करते हो। ये पूरा टेक्नोलॉजी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, आपको याद होगा, जिसको मैंने कहा था आपको कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, जीन क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी है। इसको ही साइंस में हम कहते हैं जीन मल्टीप्लिकेशन की टेक्नोलॉजी। तो ये जो इंसुलिन जीन होता है उसका लाइगेशन किसके साथ किया जाता है? प्लाज्मिड के साथ किया जाता है। फिर क्या बनता है बच्चों? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनता है। लेकिन उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के पास क्या होता है? हमारा डिजायर्ड जीन होता है, जिसको हम साइंस में कौन सा जीन कहते हैं? इंसुलिन जीन कहते हैं। फिर ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है, इसका ट्रांसमिशन किसके अंदर किया जाता है बच्चों? इसका ट्रांसमिशन किया जाता है होस्ट सेल में। तो नॉर्मली हम कौन सा होस्ट सेल यूज करते हैं? नॉर्मली हम इकोलाई का होस्ट सेल इस्तेमाल करते हैं। फिर ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमारे इंसुलिन जीन को लेके किस में जाता है? वो चला जाता है होस्ट सेल में। जैसे ही होस्ट सेल में चला जाता है तो प्लाज्मिड क्या करता है? अपना रेप्लिकेशन कंटिन्यू करता है। जब प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन कंटिन्यू करेगा तो क्या हो जाएगा? फिर आप जानते हैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी। और इस सेल का भी हम क्या करते हैं? इस सेल का भी मेंटेनेंस हम किसके ऊपर करते हैं? इस सेल का मेंटेनेंस हम न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर करते हैं। तो ये जो सेल होता है जिसको हम होस्ट सेल कहते हैं, उसकी अगर हमारे पास एक भी कॉपी है तो कुछ समय के बाद वैसी बहुत सारी सेल बन जाती है, जो मैंने आपको बताया था। ये सेकंड वन प्रिंसिपल कहा जाता है, बराबर है ना? तो इसका मतलब हर एक सेल में क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। हर एक सेल में प्लाज्मिड की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि एक प्लाज्मिड अपनी कितनी कॉपी बना सकता है बच्चों? जैसे कि 15 कॉपीज बना सकता है, कभी 1 कॉपी बना सकता है, कभी 2 कॉपी बना सकता है, कभी 15, कभी वो 100 भी कॉपीज बना सकता है, बराबर है कि नहीं? और जितनी ज्यादा कॉपीज बनेगी उस सेल में, उतना ज्यादा हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा? उतना ज्यादा हमें इंसुलिन मिलना शुरू हो जाएगा। फिर ये जो इंसुलिन हम यहां से निकालते हैं, इस इंसुलिन को हम इंजेक्शन के तौर पे, इन इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स को या इस इंसुलिन को हम इंजेक्शन के तौर पे किसे दे सकते हैं? पेशेंट को दे सकते हैं। अब कितने भी डायबिटिक पेशेंट हमारे पास रहने दो, तो क्लिनिकली हम उन सबको क्या कर सकते हैं? उन सभी पेशेंट्स को हम इंसुलिन प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब इस केस में ये जो इंसुलिन जीन का हम क्लोनिंग करते हैं, ये क्या हुआ? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ, बराबर है ना? ये आरडीटी हुआ, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ। ये कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। मतलब ये क्या है? ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी ही परफॉर्म कर सकता है। जो साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जिनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है मालूम है, जिनको लाइगेज एंजाइम क्या करता है ये मालूम है, जिनको वेक्टर्स क्या होते हैं ये मालूम है, वही पर्संस, वही साइंटिस्ट ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो भी यहाँ पे इंसुलिन बनाया जाता है और जो भी यहां से इंसुलिन निकला जाता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। और ऐसा इंसुलिन हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड नोवेल स्ट्रेटेजी है हमारे पास, जिससे हम, जैसे कि एनिमल का इंसुलिन अगर हम यूज नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, जेनेटिकली हम इंसुलिन को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसमें बच्चों मैं आपको और एक बात बताता हूं, जैसे कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे पहले एक कंपनी ने किया था, जिस कंपनी का नाम आपके सिलेबस में दिया है इली लिली, बराबर है? उस कंपनी का नाम क्या था? इली लिली। मैंने सिर्फ EL लिखाया, उस कंपनी का नाम था इली लिली। उस अमेरिकन कंपनी ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाया था। उन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाया था, लेकिन उन्होंने कैसा बनाया था? देखिए उन्होंने क्या किया, प्रोसेस समझ के लीजिए। उन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया था, मतलब उन्होंने इंसुलिन को आर्टिफिशियली बनाया था। आर्टिफिशियली उन्होंने इंसुलिन को बनाया था। उन्होंने क्या किया था बच्चों? प्रोसेस आपको समझ के लेना है। उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुना है। उन्होंने क्या किया, अब उनको क्या करना था? इंसुलिन बनाना था। और उनको कैसा बनाना था? आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाना था। तो उन्होंने क्या किया? देखिए बच्चों, उन्होंने क्या किया, एक ह्यूमन के बॉडी में से, एक पर्टिकुलर ह्यूमन के बॉडी में से उन्होंने इंसुलिन को आइसोलेट किया। एक ह्यूमन के बॉडी में से उन्होंने क्या किया? इंसुलिन को आइसोलेट किया। और उन्होंने इंसुलिन के मॉलिक्यूल का, जो इंसुलिन का मॉलिक्यूल होता है
उसका उन्होंने डिटेल में स्टडी किया। मतलब किन्होंने डिटेल में स्टडी किया? कंपनी ने। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? कंपनी की हम बात कर रहे हैं। कंपनी का नाम क्या है? इली लिली। इली लिली कंपनी के जो मेंबर्स थे वो क्या करना चाहते थे? आर्टिफिशियली इंसुलिन को बनाना चाहते थे। किसके लिए? डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम इंसुलिन को बनाएं। अब इंसुलिन को अगर बनाना है तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? ह्यूमन के इंसुलिन का आइसोलेशन करके ह्यूमन के इंसुलिन का डिटेल में उन्होंने स्टडी किया। और जब उन्होंने ह्यूमन के इंसुलिन का डिटेल में स्टडी किया तो उन्हें यह पता चला कि ह्यूमन के इंसुलिन के पास जब वो इंसुलिन मैच्योर होता है, जब वो इंसुलिन का मॉलिक्यूल मैच्योर होता है तो उसके पास दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। एक रहती है ए और दूसरी रहती है बी। उसके पास दो प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। वैसे जब वो प्रो फॉर्म में होता है, जब वो प्रो इंसुलिन फॉर्म में होता है, जब वो अनमैच्योर्ड होता है तो उसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। क्योंकि एक्चुअली इंसुलिन कौन है? इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो उसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। पॉलीपेप्टाइड चेन ए, पॉलीपेप्टाइड चेन बी एंड पॉलीपेप्टाइड चेन सी। तो जब हम सी को रिमूव कर देते हैं तो बच जाती है ए एंड बी। और ए एंड बी में जब मैच्योरेशन होके जब इनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, मतलब सल्फर सल्फर में जब यहाँ पे बॉन्डिंग होता है जिसको हम कहते हैं साइंस में डाइसल्फाइड ब्रिज, तो जब इनमें डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाता है तो ये मैच्योर्ड इंसुलिन हो जाता है। और ऐसा इंसुलिन ब्लड के शुगर को कंट्रोल कर सकता है। तो अब उन्होंने ये सोचा ऐसा इंसुलिन हम बना सकते हैं क्या? यस, बना सकते हैं। जैसे कि आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी प्रकार के प्रोटीन को, अब ये कौन है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन ए है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बी है, ये हम जानते हैं। अब उल्टा हमें जाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का प्रोटीन अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा जाना पड़ेगा मतलब कैसा? कंपनी ने क्या किया होगा? देखिए ध्यान से सुनिए, कंपनी ने क्या किया होगा? कंपनी ने क्या किया होगा? ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन ए है और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बी है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब ये प्रोटीन है, एक्चुअली ये प्रोटीन की चेन है। तो इनके पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं उन अमीनो एसिड्स का कंपनी ने सबसे पहले स्टडी किया होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन ए में कितने अमीनो एसिड्स है, कौन से अमीनो एसिड्स है ना। वैसे पॉलीपेप्टाइड चेन ए के पास कितने अमीनो एसिड्स रहते हैं? 21। पॉलीपेप्टाइड चेन बी के पास कितने रहते हैं? 30 अमीनो एसिड्स रहते हैं। याद रखना है 21 और 30। फिर उन्होंने ये 21 कौन से हैं वो ढूंढे होंगे, उन्होंने ये 30 कौन से वो ढूंढे होंगे। और आप जानते हैं बच्चों कि हम अगर ट्रांसलेशन में जाते हैं तो ट्रांसलेशन का सिद्धांत क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय द mRNA, बाय द mRNA। mRNA मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। बराबर है? प्रोसेस समझ में आ रहा है आपको? हम उल्टा जा रहे हैं क्योंकि कंपनी को किससे बनाना था? कंपनी को इससे बनाना था और इससे बनाना था। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको पहले, या उन्होंने क्या किया होगा? तो पॉलीपेप्टाइड चेन ए के पास कौन से अमीनो एसिड्स हैं उनके बारे में स्टडी किया होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन बी के पास कौन से हैं उसका स्टडी किया होगा। फिर इन अमीनो एसिड्स को कोड करने वाले कौन से कोडॉन्स हैं, इन अमीनो एसिड्स को कोड करने वाले कौन से कोडॉन्स हैं उनके बारे में उन्होंने स्टडी किया होगा। फिर कोडॉन से क्या पता चल सकता है? कोडॉन से क्या पता चल सकता है? क्योंकि कोडॉन कौन होता है? कोडॉन किसके पास होते हैं? mRNA के पास होते हैं, जो अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं या वो अमीनो एसिड को डिफाइन कर सकते हैं। अब mRNA को बनाने वाला कौन होता है बच्चों? यस, mRNA को बनाने वाला कौन होता है? डीएनए होता है। मतलब वो कहां तक पहुंचे? वो पहुंचे डीएनए तक। और आप जानते हैं बच्चों डीएनए के पास कितने स्ट्रैंड रहते हैं? डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड रहते हैं। एक रहता है 5 प्राइम टू द 3 प्राइम और दूसरा रहता है 3 प्राइम टू द 5 प्राइम। तो ये जो 3 प्राइम टू द 5 प्राइम जो स्ट्रैंड रहता है डीएनए का, इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये mRNA बनता है, जिसका डायरेक्शन क्या रहता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? यस। तो इस स्ट्रैंड से 3 प्राइम टू द 5 प्राइम में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से क्या बनता है? mRNA बनता है। और जब इसमें ट्रांसलेशन होता है तो अमीनो एसिड की चेन बनती है। तो फिर वो कहां तक पहुंचे होंगे? वो इस स्ट्रैंड तक पहुंचे होंगे। ये जो स्ट्रैंड होता है इस स्ट्रैंड तक वो पहुंचे होंगे, है ना, जिस स्ट्रैंड से mRNA बनता है। और अगर ये स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें मिल जाता है, क्योंकि mRNA से हमें इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस मिल जाएगा, क्योंकि mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है, हम जानते हैं mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है। तो फिर mRNA से हमें इसका सीक्वेंस मिल जाएगा। तो अगर हमें mRNA से इसका सीक्वेंस मिल
जाता है। कौन से स्टैंड का बच्चों, याद रखना है कौन से स्टैंड का, 3 प्राइम टू द 5 प्राइम का। अगर इसका सीक्वेंस हमें मिल जाता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो इसके पास रहता है, मतलब फिर हम इसका भी सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं कौन से स्टैंड का, जिसका क्या नेमिंग है 5 प्राइम टू द 3 प्राइम है। तो फिर इस प्रकार से हम कहां तक पहुंचे, हम उस डीएनए तक पहुंचे, हम उस डीएनए तक पहुंचे जो क्या कर सकता है, जो डीएनए क्या कर सकता है, जो डीएनए पॉलीपेप्टाइड चेन ए को बना सकता है। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, या उस कंपनी ने क्या किया होगा, बी का भी स्टडी किया होगा, फिर बी को बनाने वाला कौन सा एमआरएनए है वो भी उन्होंने ढूंढा होगा, फिर उसके पास कौन से कोडन है वो भी उन्होंने देखे होंगे, फिर उसके लिए डीएनए कौन सा रिक्वायर्ड होता है वो भी उन्होंने देखा होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, 2 प्रकार के डीएनए बनाए। एक ऐसा डीएनए उन्होंने खोज के निकाला जो पॉलीपेप्टाइड चेन ए को बना सकता है, और उन्होंने दूसरा डीएनए ऐसा बनाया जो पॉलीपेप्टाइड चेन बी को बना सकता है। मतलब यहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन ए को एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी को बनाने वाले ऐसे 2 डीएनए उन्होंने सेपरेटली बनाए। और फिर आगे उन्होंने क्या किया, ये जो अलग अलग प्रकार के जो डीएनए है, ये जो 2 डीएनए बने, तो उन्होंने जो ए को बनाने वाला जो डीएनए है, ए चेन को बनाने वाला जो डीएनए है, इसका उन्होंने क्लोनिंग किया। किसमें, होस्ट सेल में उन्होंने क्लोनिंग किया, होस्ट सेल में, क्योंकि ये तो जीन है, ये तो जीन है, तो इस जीन का उन्होंने क्या किया, प्लाज्मिड के साथ लाइगेशन किया। और प्लाज्मिड के साथ लाइगेशन करने के बाद क्या हुआ, फिर प्लाज्मिड के साथ लाइगेशन करने के बाद वो प्लाज्मिड उसको किस में लेके गया, बैक्टीरियल सेल में लेके गया, फिर वहां पे उसका क्लोनिंग हुआ, और क्लोनिंग से फिर क्या बनने लगा, वहां पे इंसुलिन बनने लगा। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन वहां पे इंसुलिन बन सकता है। इंसुलिन बनने के बाद ज्यादा से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन ए बनने लगी, और उन्होंने उसी प्रकार से ये जो दूसरा डीएनए था जो बी को बना सकता है, उसी डीएनए का उन्होंने फिर से क्या किया, क्लोनिंग किया। मतलब उस डीएनए का, सॉरी, उस डीएनए का उन्होंने क्लोनिंग किया, मतलब जैसे ए का किया उसी प्रकार से उन्होंने बी का भी किया। और जब उन्होंने बी का क्लोनिंग किया होस्ट सेल में, तो उनको बी की बहुत सारी कॉपीज मिली, मतलब ए की बहुत सारी कॉपीज मिली, बी की बहुत सारी कॉपीज बनी। और फिर इन दोनों, अब जैसे कि पॉलीपेप्टाइड चेन ए है और पॉलीपेप्टाइड चेन बी है, मतलब ए की समझो उन्होंने कितनी बनाई, 20 कॉपीज बनाई, तो उसी प्रकार से उन्होंने बी की भी 20 कॉपीज बनाई। ओके, तो फिर इस प्रकार से जब ये ट्रांसलेशन होके, जब पॉलीपेप्टाइड चेन ए भी बनी और ट्रांसलेशन होके पॉलीपेप्टाइड चेन बी भी बनी, तो फिर उसके बाद उन्होंने इन दोनों को जोड़ दिया। अब वो जानते थे कि इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में डाइसल्फाइड ब्रिज बनाना पड़ेगा। फिर उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, इन दोनों को, ए को एंड बी को जोड़ने का काम किया। और जब ए एंड बी दोनों जोड़े जाते हैं बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज, तो एक नया इंसुलिन का मॉलिक्यूल बन जाता है। और इस प्रकार से उन साइंटिस्ट ने, यानी कि उस कंपनी के साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाए, जो इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट के लिए अप्लाई किए जा सकता है। मतलब याद रखना है आपको, आपके पास पहला टेक्नोलॉजी क्या है, अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो आपको रेडीमेड क्या मिलेगा, इंसुलिन जीन मिलेगा किसी भी सेल से, जिसके अंदर इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बनता है। उस इंसुलिन जीन को निकाल के आप उसको प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन करके उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को आप होस्ट सेल में भेज सकते हो, वहां पे उसका अच्छे तरीके से क्लोनिंग होगा और वहां पे हमें लॉट ऑफ अमाउंट में इंसुलिन मिलेगा। मतलब ये एक नॉवेल स्ट्रेटेजी हमारे पास अवेलेबल है, आरडीटी, ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा था प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में। लेकिन यहां पे हमें दूसरी स्ट्रेटेजी क्या पता चली, कि दूसरी ये भी स्ट्रेटेजी है कि ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के कंसेप्ट यूज करके हम डीएनए तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है डीएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन को बनाता है, और ये प्रोटीन ही है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही है, दूसरा कोई नहीं है, बराबर, या दूसरा तीसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं, वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। इस प्रकार से उन्होंने ए से रिलेटेड डीएनए बनाया, उसी प्रकार से उन्होंने बी से रिलेटेड डीएनए बनाया। तो उन्होंने 2 अलग अलग प्रकार के डीएनए बनाए, जो डीएनए ए को बना सकता है, जो डीएनए बी को बना सकता है, और ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल का उन्होंने होस्ट सेल में क्लोनिंग किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा ए और बी बनी, ए एंड बी बनी और बनी, मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बनी ए एंड बी, और ए एंड बी को उन्होंने डाइसल्फाइड ब्रिज से फिक्स कर दिया, और वो बना मैच्योर्ड इंसुलिन, और उस इंसुलिन का वो यूटिलाइजेशन करने लगे पेशेंट के ऊपर। इस प्रकार से इस इंसुलिन को भी हम साइंस में क्या कह सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। चलो, तो फिर बायोटेक्नोलॉजी का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था, मतलब इस प्रकार से इंसुलिन को बनाना ये बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इन्वेंशन था। इली लिली कंपनी का नाम ध्यान में रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट केस बताता हूं।
रखना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन ए के पास कितने अमीनो एसिड्स रहते हैं, 21 अमीनो एसिड्स, और पॉलीपेप्टाइड चेन बी के पास 30 अमीनो एसिड्स रहते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी ने क्या किया है, ए को एंड बी को बनाने के बाद उन दोनों को उन्होंने जोड़ दिया बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। इस प्रकार से उन्होंने बायोटेक्नोलॉजिकली जेनेटिकली एक इंसुलिन बनाया, जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। और जब तक सी उसमें से रिमूव नहीं होता, वैसे तो उन्होंने सी बनाया ही नहीं, ओके, सी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमारे बॉडी में इंसुलिन बनता है तो भी सी बनता है। जब तक सी का चेन रिमूव नहीं होता तब तक वो मैच्योर्ड नहीं होता। और जब वो ए बी सी के साथ रहता है, मतलब जब ए बी के साथ सी रहेगा तो उसको हम प्रो इंसुलिन कहते हैं, और जब उसमें से सी निकल जाएगा तो वो प्रो इंसुलिन से एक्टिव इंसुलिन में ट्रांसफॉर्म होता है। बराबर, बस यही बात आपको मुझे बतानी थी। चलिए, फिर ये डाइसल्फाइड ब्रिज को बिल्कुल नहीं भूलना है, कंपनी का नाम नहीं भूलना है, इली लिली। चलिए, फिर यहां पे हमारा बायोटेक्नोलॉजिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का एग्जांपल खत्म हो जाता है। मतलब दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन रिगार्डिंग विद टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजिकली या फिर बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, दूसरा जो एग्जांपल हमारे सिलेबस में दिया है वो है जीन थेरेपी का। देखिए बच्चों, जीन थेरेपी भी एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन से डिसऑर्डर्स को? जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर हम बात करते हैं जीन थेरेपी की, तो जीन थेरेपी का इस्तेमाल कौन से डिसीजेस के लिए किया जाता है? जो डिसीजेस जेनेटिक होते हैं। जो डिसीजेस कैसे होते हैं? जेनेटिक होते हैं। दो प्रकार के डिसीजेस मैंने आपको शुरुआत में बताए थे। कुछ डिसीजेस कैसे होते हैं? इन्फेक्शियस होते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ये बैक्टीरियल रहते हैं, वायरल रहते हैं, और इनको इन्फेक्शियस डिसीजेस को खत्म करने के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन होती है, कुछ ड्रग्स होती है जिनको हम आराम से बनाते हैं, जिनको हम फार्मास्यूटिकली बनाते हैं। जो अलग अलग प्रकार के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है वो ऐसे प्रकार के ड्रग्स को बनाती है जिससे हम इन्फेक्शियस डिसीज को कंट्रोल कर सके। और इन्फेक्शियस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या रहते हैं? एंटीबायोटिक्स भी रहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स से भी ये प्रोसेस पॉसिबल है। बराबर, चलिए, अब ये पूरा होने के बाद, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की या फिर जीन थेरेपी की, जब हम बात करते हैं तो जीन थेरेपी का इस्तेमाल कौन से डिसीजेस के लिए किया जाता है? जो डिसीजेस जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब क्या होता है? जो डिसऑर्डर्स जीन के वजह से होती है। जीन, अब आपने जीन पढ़ा होगा, जैसे कि आपने जेनेटिक्स में प्रिंसिपल्स के अंदर, है ना, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के अंदर आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किया होगा जिसको हम साइंस में कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। और ये जो मेंडेलियन जेनेटिक्स था, इसके अंदर आपने कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा होगा। कुछ डिसऑर्डर्स कैसी रहती है? मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड रहती है और कुछ क्रोमोसोमल रहती है। वैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही होती है, लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होती है, जिनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिनमें एक दूसरा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो जीन कैसा है? अगर वो जीन नॉन फंक्शनल है उस पर्टिकुलर बॉडी में, या फिर अगर वो जीन कैसा है? डिलीटेड है या म्यूटेटेड है। पहला ऑप्शन, अगर वो जीन नॉन फंक्शनल है तो शायद जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा हो सकता है। जीन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक जीन कुछ ना कुछ प्रोटीन बनाता है, कुछ ना कुछ हार्मोन बनाता है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर को वो मेंटेन करता है। लेकिन जब डिसऑर्डर्स पैदा होती है तो हम क्या समझते हैं कि शायद जीन में प्रॉब्लम हो, और रहता ही है, जीन में प्रॉब्लम रहता ही है। जीन में प्रॉब्लम कैसा हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स के केस में जो जीन में प्रॉब्लम रहता है वो कैसा हो सकता है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के केस के हिसाब से एक तो जीन नॉन फंक्शनल हो सकते हैं, या दूसरी बात उस जीन में शायद म्यूटेशन हुआ होगा, मतलब उसकी जो सीक्वेंस होती है वो शायद चेंज हुई होगी, और तीसरा ऑप्शन इसमें ये हो सकता है शायद वो जीन रेसेसिव भी हो सकता है। मतलब इसमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम किसमें है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, यानी कि जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम किसमें आखिर? चाहे वो जीन नॉन फंक्शनल हो, चाहे वो म्यूटेटेड हो, या चाहे वो रेसेसिव हो, लेकिन प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम आखिरकार तो जीन में ही है। तो अब जब तक हम जीन को नहीं निकाल देंगे, या जब तक हम डिफेक्टेड जीन के ऊपर, जो भी डिफेक्टेड जीन है, जब तक हम डिफेक्टेड जीन के ऊपर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, जब तक हम इस जीन को डिलीट नहीं करेंगे, या जब तक इस जीन को हम रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक वो डिसऑर्डर कंट्रोल नहीं होता। फिर जीन थेरेपी मतलब क्या है? जीन थेरेपी मतलब एक ऐसा स्ट्रेटेजी है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफेक्टेड जो जीन्स होते हैं, जिनके वजह से डिसीजेस कॉज होते हैं,
जो डिफेक्टेड जीन्स होते हैं उन डिफेक्टेड जीन्स के ऊपर हम काम करते हैं, बराबर है। उन डिफेक्टेड जीन्स को हम निकाल देते हैं, उन डिफेक्टेड जीन्स को हम रिपेयर करते हैं, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो सको, पूरा कंप्लीट हो सको या फिर वो ओवरकम हो सको, है ना। ओवरकम करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने के लिए हम जीन में चेंज करते हैं। और ऐसी जो थेरेपी होती है जीन में डिसऑर्डर्स कंट्रोल करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए जीन के ऊपर काम किया जाता है, जीन में रिपेयरिंग किया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है, बराबर है। उसको हम साइंस में कहते हैं जीन थेरेपी। और ये जो जीन थेरेपी है ये बायोटेक्नोलॉजी का ही एक एप्लीकेशन है, क्योंकि जीन थेरेपी करना ये बायोटेक्नोलॉजी को ही पॉसिबल है। अब ऐसे केसेस में देखिए हमारे सिलेबस में एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, उस एग्जांपल को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जीन थेरेपी क्या होता है। देखिए, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। कुछ एम्ब्रियो के अंदर, कुछ जाइगोट के अंदर जो भी पेशेंट होते हैं उनके जाइगोट के अंदर या उनके एम्ब्रियो के अंदर कभी कभी क्या होता है, जीन में डिफेक्ट क्रिएट होता है, जीन में डिफेक्ट क्रिएट होता है। और उस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए, उसको या उसको ट्रीट करने के लिए जीन का हम करेक्शन करते हैं। तो जीन के करेक्शन की जो प्रोसीजर्स होती है या वो जो कलेक्टिव जो मेथोडोलॉजी होता है उसको हम साइंस में कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, जीन में करेक्शन करेंगे। करेक्शन करेंगे मतलब जैसे मैंने आपको बताया, उसको निकाल देंगे या फिर उसको हम शायद नए से बनाएंगे या उसके न्यूक्लियोटाइड को हम फिर से जोड़ देंगे, या फिर अगर म्यूटेशन हुआ है तो जो डिलीटेड जो सीक्वेंसेस होती है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनको फिर से हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जीन के ऊपर काम किया जाता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब उम्र कितनी हो, कम हो, मतलब वो चाइल्ड के फॉर्म में हो, पर्टिकुलरली वो पर्सन जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर वो चाइल्ड के स्टेट में है या एम्ब्रियो के स्टेट में, तो ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब ये इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिसीज। मतलब यहाँ पे जीन्स को इंसर्ट किया जाता है। जिन सेल्स में डिफेक्ट है, जिन टिश्यू में डिफेक्ट है, उन टिश्यू के या उन सेल्स के जीन को वहां पे ट्रीट करने के लिए या उस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम जीन का क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे उन्होंने बताया, करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कॉम्पोनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है कि जीन क्या होना, नॉन फंक्शनल होना। ऐसे केसेस में नॉन फंक्शनल जीन को निकाल के हम उसकी जगह क्या करते हैं, फंक्शनल जीन को डाल देते हैं जो नॉर्मली काम करेगा। और अगर हम नॉन फंक्शनल जीन की जगह फंक्शनल जीन को अगर हम इंसर्ट कर देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ऐसी केस जब हमने देखी तो 1990 में देखी, जो केस था कौन सा, एडेनोसाइन डीअमाइनेज डिफिशियंसी का एक केस था, जो एक गर्ल के बारे में बताया गया है। 1990 का ये केस था। ये एक डिसऑर्डर है, एक्चुअली जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस केस में क्या होता है बच्चों कि ये जो केस है इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ, इसको कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, या एक डिसीज है, ये एक सिंड्रोम है जिसमें सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी उसकी ये अंडर में आता है। इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होती है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। उसका रीजन क्या हो सकता है, डिफिशियंसी इन एक्सप्रेशन ऑफ द एडीए एंजाइम व्हिच लीड्स टू द accumulation of toxic purine metabolites in cells. Since developing lymphocytes are particularly sensitive to the AD deficiency, B and T cells numbers are impacted. मतलब जिससे B cells की या T cells के नंबर impacted हो सकते हैं, लेकिन this enzyme, ये जो ADA जो एंजाइम होता है, it is very important for running well immune system. इम्यूनो सिस्टम को रन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किसके मेटाबॉलिज्म में शामिल होता है, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में ये पर्टिकुलर एंजाइम शामिल होता है, बराबर है। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्यूरिन मेटाबोलाइट्स, बराबर है। मतलब ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनके डाइजेशन में, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इम्यूनो सिस्टम को, अल्टीमेटली इम्यूनो सिस्टम को मेंटेन रखने का काम ये कर सकता है। क्योंकि अगर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्यूरिन मेटाबोलाइट्स अगर हो जाते हैं सेल्स में, तो उससे शायद सेल की संख्या कम हो सकती है, सेल मर सकती है। इसलिए एडीए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में या सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, जिससे टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं होगी प्यूरिन मेटाबोलाइट्स की, और जिससे टी सेल के ऊपर या बी सेल के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और फिर ये जो प्रॉब्लम था ये किससे रिलेटेड था, ये जीन से रिलेटेड था।
और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर एक ही ऑप्शन था, इसमें एक ही ऑप्शन था कि हमें क्या करना पड़ेगा, जीन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, अब इस प्रोसेस को या इस ट्रीटमेंट को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो उस गर्ल में है जो अभी मैंने आपको बताया 1990 की केस थी, वो गर्ल के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, 4 साल की वो बच्ची थी, ओके, उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था जिसको हम साइंस में कहते हैं एडीए डिफिशियंसी का प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर डॉक्टर्स के पास कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन ये था, इन सम चिल्ड्रंस एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है, एक्टिव जो बोन मैरो होता है उसका ट्रांसप्लांटेशन करके हम उन पर्टिकुलर चिल्ड्रंस के अंदर एडीए डिफिशियंसी को टैकल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पेशेंट हो, कोई पर्सन हो, कोई एम्ब्रियो हो, या कोई जायगोट हो, या कोई छोटा सा चाइल्ड हो, उसके अंदर हमें, लेकिन ये अर्ली स्टेज में करना पड़ेगा, मतलब ओल्ड होने के बाद नहीं चलता, उसके लिए एज बहुत कम होना चाहिए। तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करके पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक्टिव बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो फिर एक्टिव एडीए बन सकता है। दूसरी बात, इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इन दिस केस फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम क्या करते हैं कि फंक्शनल जो एंजाइम होता है, फंक्शनल एंजाइम कौन सा है, एडीए। एडीए क्या है, एडेनोसाइन डी अमाइनेज। ये फंक्शनल जो एंजाइम है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब रिप्लेसमेंट। अगर एंजाइम बन रहा है मतलब एडीए की डिफिशियंसी हो सकती है, या फिर एडीए बन रहा है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, ऐसा भी हो सकता है। दोनों भी केसेस हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो नहीं बनेगा, नहीं तो बन रहा है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, ऐसा भी केस हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंजाइम को रिप्लेस कर देंगे। मतलब अगर वो एंजाइम काम का नहीं है, बन रहा है लेकिन काम का नहीं है, उस एंजाइम को हम निकाल देंगे, उतने अमाउंट का, उतने कॉन्सेंट्रेशन का हम एंजाइम निकाल लेंगे एडीए वाला, और उसकी जगह हम अच्छा फंक्शनल जो एंजाइम होता है उसको इंसर्ट कर देंगे, तो शायद प्रॉब्लम टैकल हो सकता है। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या है, इन दोनों केसेस में हम जानते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद भी डिसीज क्योर नहीं होता है ना। और इस केसेस में भी क्या होता है, या ऐसी जो केसेस होती है इसमें भी क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट तो कर लेते हैं, ट्रीटमेंट तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ता है, बार बार वो इंजेक्शन देना पड़ेगा। एक्टिव इंसुलिन का हमें, एक्टिव एडीए का हमें इंजेक्शन बार बार देना पड़ेगा। इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ पे पूरा क्यूरेटिव नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन क्यूरेटिव नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं, but the problem with both these cases या approaches that they are not completely curative। बराबर, ये दोनों भी यहाँ पे क्यूरेटिव नहीं है। फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं जीन थेरेपी का प्रोसेस। अब ये दोनों प्रोसेसेस से अगर पॉसिबल नहीं होता है, फिर लास्ट स्टेप क्या हो सकता है जिसको हम कहते हैं साइंस में जीन थेरेपी की प्रोसेस। जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, पेशेंट की जो लिम्फोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड में वो जो लिम्फोसाइट्स होती है उनको ग्रो किया जाता है, और उनके अंदर फंक्शनल एडीए सीडीएनए, जिसको हम कहते हैं साइंस में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो एडीए को बना सकता है यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर। मतलब रेट्रोवायरल वेक्टर को यूज करके वो जो डीएनए होता है जो एडीए को बना सकता है, वो उन लिम्फोसाइट्स के अंदर भेजा जाता है, और फिर से उन लिम्फोसाइट्स को उस पेशेंट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। मतलब आपको समझ में आ रहा ना, पेशेंट के ब्लड में से लिम्फोसाइट्स को निकालना है, बराबर है। हमें क्या करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेशेंट होता है, पेशेंट के लिम्फोसाइट्स को हमें निकालना पड़ेगा, बराबर है। पेशेंट है मतलब जिसमें एडीए की डिफिशियंसी है या फिर फंक्शनल एडीए नहीं है, तो उस पेशेंट के लिम्फोसाइट्स को हमें निकालना पड़ेगा। पेशेंट के लिम्फोसाइट्स को निकालने के बाद लिम्फोसाइट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, लिम्फोसाइट्स को हमें कल्चर करना पड़ेगा। कल्चर करना पड़ेगा मतलब लिम्फोसाइट्स की सेल्स को हमें न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो करना पड़ेगा, और उन सेल्स को ग्रो करने के बाद इन सेल्स के अंदर हमें फंक्शनल डीएनए डालना पड़ेगा। फंक्शनल जीन मतलब फंक्शनल डीएनए मतलब कौन सा, जो एडीए को बना सकता है। ऐसा जीन अगर इन सेल्स में हम डाल देंगे तो फिर से इन सेल्स को उठा के फिर से पेशेंट में भेजा जाएगा। तो इससे पर्सन के अंदर, उस पेशेंट के अंदर आगे से, क्योंकि डीएनए हमने इंसर्ट कर दिया, एक्टिव डीएनए हमने इंसर्ट कर दिया, नॉर्मल जीन हमने इंसर्ट कर दिया जो एडीए को बना सकता है, तो वो लिम्फोसाइट्स उस पेशेंट के अंदर चली जाएगी, और फिर हम जानते हैं कि कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज के लिए उसके अंदर एडीए बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन कितना होता है, जानते हैं हम, ये सारी प्रोसेस हम जानते हैं, ये सारी इश्यूज हम जानते हैं। तो लिम्फोसाइट्स का हम इन्फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लिम्फोसाइट्स के
टाइम पीरियड के हिसाब से, उनके लाइफ स्पैन के हिसाब से हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कितनी बार हमें ऐसी प्रकार की लिम्फोसाइट्स निकालनी है, कितनी बार हमें जिनको डालना है और फिर से इनको पेशेंट के अंदर भेजना है। मतलब ये हमें बार बार करना पड़ेगा। ओके, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, जीन थेरेपी में ये प्रोसेस हम कर सकते हैं, बराबर। लेकिन एक बात है इसमें, हाउएवर एज दीज सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, हम ये भी जानते हैं कि ये जो लिम्फोसाइट्स की जो सेल्स है जो हम पेशेंट के अंदर फिर से भेज देंगे, ये तो इमॉर्टल नहीं है, मतलब अमर तो नहीं है, वो तो कभी ना कभी मरने वाली है। सो द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें ऐसा जो लिम्फोसाइटिक जो सेल्स है जिनके अंदर हमने एडीए जीन को इंसर्ट किया है, जो एडीए बनाएगा, नॉर्मल एडीए बनाएगा, फंक्शनल एडीए बनाएगा, ऐसी लिम्फोसाइट की सेल्स हमें पेशेंट से बार बार निकालनी पड़ेगी जिनमें एडीए नहीं है, और फिर से उनके अंदर एडीए डाल के उन सेल्स को पेशेंट में भेजना पड़ेगा। मतलब ये हमें बार बार करना पड़ेगा, बराबर है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? इन सेल्स को पेशेंट में भेजा जाएगा, फिर वो मर जाएगी, फिर से जो मर जाएगी सेल, उनका काम तो खत्म हुआ, फिर से पेशेंट के अंदर वही प्रॉब्लम रहेगा, फिर से जो लिम्फोसाइट से उनको निकालो, फिर से उनको ग्रो करो, फिर से उनके अंदर एडीए को भेजो, मतलब जीन को भेजो, फिर से वही सेल्स उठा के फिर से पेशेंट के अंदर भेजो। मतलब ये बार बार करना पड़ेगा क्योंकि लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन बहुत ही कम है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम द मैरो, अगर हम बोन मैरो से जीन का आइसोलेशन कर लेते हैं, बराबर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके, producing ADA is introduced into the cells at early embryonic stage या early embryonic stages, it could be a permanent cure। लेकिन अगर इस पूरे स्टेप में अगर ये जो लिम्फोसाइट्स है, ये जो लिम्फोसाइट्स हम निकाल रहे हैं, अगर ये उस पेशेंट में से अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मतलब जब वो एम्ब्रियो के स्टेट में होता है, वो बच्चा जो होता है ना, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो उस दौरान अगर ये ऐसी प्रोसेस हम रन करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है। मतलब हमें लिम्फोसाइट्स कब निकालनी पड़ेगी? बच्चा बड़ा होने के बाद नहीं, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है और जब वो डिसीज डिटेक्ट हो जाता है, जब वो एम्ब्रियो के स्टेज में रहता है, बच्चा माँ के अंदर रहता है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, और पर्टिकुलरली तब अगर हमें ये प्रोसेस या फिर ये जो ट्रीटमेंट है ये अगर करनी है तो हम कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होना चाहिए, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें वो प्रॉब्लम तो समझ में आना चाहिए ना। वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अगर ऐसे प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर डिटेक्ट हो जाते हैं या इस प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर अगर डिटेक्ट हो जाता है तो हम कर सकते हैं। मतलब हमें फिर लिम्फोसाइट कब निकालने पड़ेंगे? अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो, उससे अगर उसका अगला स्टेज आ जाएगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें ऐसे लिम्फोसाइट्स चाहिए जो हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में से निकाल लेंगे और फिर ऐसे लिम्फोसाइट्स के अंदर हम एडी को भेज के फिर फंक्शनल लिम्फोसाइट्स को बना सकते हैं। तो ठीक है, तो जीन थेरेपी में ये किया जा सकता है, लेकिन आपको पेशेंट को एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको जीन का इंसर्शन जब तक वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तब तक ही आपको उसे रन करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बराबर है। तो ये डिसीज परमानेंट क्यों? बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था कि रेट्रोवायरसेस का भी इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे बैक्टीरियम है कैरिंग प्लाज्मिड विथ क्लोनड नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन। मतलब ये एक प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया है, उसके अंदर ये प्लाज्मिड है और उसके पास एडीए जीन है जो एक्टिव किसको बना सकता है? एक्टिव एडीए को बना सकता है। और फिर हमने क्या कर दिया, इस प्लाज्मिड को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्लोनड एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वायरस। मतलब हम प्लाज्मिड को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सिर्फ जीन को भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम प्लाज्मिड को करते नहीं, हम सिर्फ जीन को करते हैं, ये याद रखना है आपको। प्लाज्मिड को भी कर सकते हैं, जीन को भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जीन को हम वायरसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो पर्टिकुलरली हमारा जो जीन है, एडीए बनाने वाला जो जीन है, एक्टिव जीन है, नॉर्मल जीन है, ये जीन उस पर्टिकुलर वायरस के अंदर चला जाएगा। और ये वायरस का इन्फेक्शन जब किसके साथ होता है, वायरस का अटैचमेंट जब किसके साथ होता है, ऐसी सेल्स जो कैसी है, डिसेबल्ड है, एडीए जीन से रिलेटेड डिसेबल्ड है। मतलब उन सेल्स के अंदर किसी भी प्रकार का एक्टिव एडीए नहीं बनता। उन सेल्स को अगर ये वायरस इन्फेक्शन कॉज करेगा जिसके पास एडीए जीन है, तो ये एडीए जीन उन सेल्स में चला जाएगा, जिससे वो सेल्स आगे चल के एडीए को बना सकती है। और ऐसी जो सेल्स होती है जिनके अंदर एडीए जीन जा चुका है, ऐसी सेल्स फिर से क्या की जाती है, सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर टू इंश्योर एडीए जीन इज एक्टिव। फिर उन सेल्स को फिर से एक बार क्या किया जाता है, कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो किया जाता है और वहां पे इंश्योर किया जाता है कि एडीए जीन उनके अंदर एक्टिव है या नहीं है, वहां पे एंजाइम बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर वहां पे श्योर
मैच्योर हो जाते हैं तो फिर उन सेल्स को फिर से उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, और जैसे ये सेल्स उस एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, फिर इस एम्ब्रियो के अंदर, इस बॉडी के अंदर, जो भी पेशेंट का बॉडी होगा उसके अंदर एक्टिव एडीए बनना शुरू हो जाता है। मतलब जेनेटिकली अल्टर्ड सेल्स आर री-इम्प्लांटेड टू प्रोड्यूस एडीए। मतलब हमने इसका री-इम्प्लांटेशन कर दिया। अब ये जो एम्ब्रियो होगा, जो भी चाइल्ड होगा, वो धीरे धीरे, अगर वो कम एज वाला है तो सक्सेसफुली हो सकता है, तो उसके अंदर एडीए बनना शुरू हो जाता है। रेट्रोवायरस इन्फेक्ट्स टी सेल्स, ट्रांसफर एडीए जीन टू द सेल्स। मतलब यहाँ पे याद रखना कि रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करके हम टी सेल्स के अंदर एडीए जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, बस इतना आपको याद रखना है। सो रेट्रोवायरसेस आर यूज्ड फॉर द जीन ट्रांसफॉर्मेशन एडीए। लेकिन याद रखना है, एडीए जीन किसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा? ऐसी सेल्स जिनके अंदर एक्टिव एडीए जीन नहीं है, मतलब नॉर्मली लिम्फोसाइट की सेल्स, जिनको हम साइंस में कहते हैं टी सेल्स। और ऐसी टी सेल्स या लिम्फोसाइट की सेल्स एम्ब्रियो में फिर से ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन कौन सी? जेनेटिकली मेंटेन्ड, मतलब जिनके पास एक्टिव जीन है, जो इनकॉर्पोरेट किया गया था वायरस के अंदर, उन सेल्स के पास एक्टिव जीन है। कौन सा? एडीए। उनके पास एक्टिव जीन है, कौन सा? एडीए। ये पूरा इंश्योर होने के बाद ही उन सेल्स को एम्ब्रियो में भेजा जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए, फिर यहाँ पे हमारा ये पूरा जो एप्लीकेशन है, मतलब मेडिकल एप्लीकेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है कि ये जो एप्लीकेशंस है, जैसे कि मेडिसिन्स में, देखिए हेल्थ केयर में, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। मतलब आज हम जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने काफी अच्छे, सेफ और बहुत अच्छे एंड थेरेपेटिक ड्रग्स डेवलप किए हैं, जिससे ह्यूमन का हेल्थ केयर मेंटेन हो सके। Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses as in common in case of similar products isolated from non-human sources। मतलब ये जो थेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स होते हैं, वो किसी भी प्रकार के अनवांटेड रिजल्ट्स ह्यूमन में मेंटेन नहीं करते या क्रिएट नहीं करते, जिस प्रकार से नॉन ह्यूमन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ह्यूमन के अंदर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई नॉन ह्यूमन रिलेटेड प्रोडक्ट है या कोई नॉन ह्यूमन प्रोडक्ट है, वो ह्यूमन के अंदर आने के बाद शायद अनवांटेड इफेक्ट कॉज कर सकता है, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, जो हम बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हैं, उनके कुछ अनवांटेड इफेक्ट्स नहीं हो सकते। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड ओवर, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब तक 30 ऐसी थेरेपेटिक्स है जिनको डेवलप किया गया है, जिनको अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन उसमें से 12 जो है वो इंडिया के अंदर नाउ मार्केटेड है। इंडिया में उसमें से 12 मार्केटेड है, मतलब उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसमें से सबसे पहला टेक्निक है डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन, genetically engineered insulin, management of adult onset diabetes. It's possible by taking insulin at regular time interval, है ना? What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? क्या करेगा वो इंजेक्शन लेगा इंसुलिन का। If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animal. तो कोई क्या कर सकता है? इंसुलिन को आइसोलेट भी कर सकता है दूसरे एनिमल में से, यस, उसका यूज भी कर सकता है ह्यूमन के लिए या खुद के लिए, है ना? Would the insulin isolated from other animal be just as effective as that secreted by the human body? क्या ये सही है कि जो एनिमल के जो इंसुलिन होते हैं वो ह्यूमन की तरह ही काम करते हैं? मतलब जिस प्रकार का इंसुलिन हमारे बॉडी में बनता है उतने वो इफेक्टिव होते हैं? ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। क्या वो इम्यून रिस्पांस को मेंटेन करते हैं, ओके, या इम्यून रिस्पांस को छोड़ देते हैं? ऐसा कुछ उन्होंने सवाल पूछा है। सडनली वो कहना चाहते हैं द होल प्रोसेस बिकम्स सो सिंपल, यू कैन इजीली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक अ मच इंसुलिन एज यू नीड। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बना सकते हो बैक्टीरिया को ग्रो करके। तो ये टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस की थी, जिससे आप लॉट ऑफ अमाउंट में बैक्टीरिया से इंसुलिन को निकाल सकते हो एज यू नीड। ओके, अब ये इंसुलिन जो है ये ओरली एडमिनिस्ट्रेट क्यों नहीं किया जाता? तो हम जानते हैं कि अगर हम ओरल वे से अगर हम इंसुलिन को इंटेक करेंगे तो शायद वो डाइजेस्टिव सिस्टम में लाइज हो जाएगा, बराबर है, खत्म हो जाएगा। आगे वो कहना चाहते हैं इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs। मार के या मर रहे हैं या मार देने वाले हैं या जिनको मारा जाएगा ऐसे जो एनिमल्स हैं, तो पर्टिकुलरली उनमें से
इंसुलिन निकाला जाता है, इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स do caused some patient to develop allergy or other type of reactions to the foreign protein. Insulin consists of two short polypeptide chains, chain A and chain B, that are linked together, disulfide bridges. In mammals including human, insulin is synthesized as a prohormone, like a proenzyme. The prohormone also needs to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone. लेकिन वो एक्टिवेट होने के लिए, वो मैच्योर होने के लिए उसके ऊपर प्रोसेसिंग होना जरूरी होता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रो इंसुलिन के पास 3 पॉलीपेप्टाइड होती है, ए बी एंड सी। जब सी उसमें से रिमूव हो जाता है तो ए एंड बी रहता है, और जब ए एंड बी डाइसल्फाइड ब्रिज से ज्वाइन हो जाती है तो एक मैच्योर इंसुलिन वहां पे बन सकता है। बराबर है। आगे वो कहना चाहते हैं सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, जो मैंने आपको समझाया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से पॉलीपेप्टाइड चेन ए को बनाना एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी को बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज को किसने एक्सेप्ट किया? इस कंपनी ने, जिसका नाम क्या है, 1983 की बात कर रहे हो, इली लिली अमेरिकन कंपनी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने दोनों पॉलीपेप्टाइड को जोड़ भी दिया उनको, मतलब बाय यूजिंग डाइसल्फाइड ब्रिजेस। वो जानते थे कि 2 डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग ए एंड बी, वो जानते थे कि हमें डीएनए बनाना पड़ेगा जो ए को बना सकता है एंड बी को बना सकता है। ओके, chain of the human insulin and introduced them in a plasmid of E. coli to produce insulin chain। मतलब जैसे कि चेन ए का एंड चेन बी का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया, प्लाज्मिड होस्ट सेल में गया, मतलब E. coli में गया, ए की भी बहुत सारी चेन बनी, बी की भी बहुत सारी चेन बनी, वो चेन आइसोलेट की गई बैक्टीरिया में से और उन दोनों को जोड़ा गया। ऐसे बहुत सारे इंसुलिन बनाए गए। बराबर है। फिर वो कहते हैं कि ए एंड बी वेर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। मतलब ए एंड बी को सेपरेटली मल्टीप्लाई किया गया, फिर वो निकाले गए और उन दोनों को जोड़ा गया बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। आगे वो जीन थेरेपी के बारे में समझाना चाहते हैं कि इफ अ पर्सन इज बोर्न विथ हेरिडिटरी डिसीजेस, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिसीज। अगर हेरिडिटरी डिसीज है, मतलब हेरिडिटी वाली डिसीज है, मतलब जेनेटिक डिसीज है, तो उसके लिए क्या हम जीन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम करेक्टिव थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। मतलब अगर हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कम करना है, उसको खत्म करना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जीन थेरेपी का। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। हियर द जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिसीज। मतलब डिसीज को खत्म करने के लिए पेशेंट की या जो भी पर्सन होता है जिसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके अंदर हम नॉर्मल जीन को क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू अ इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कॉम्पनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। मतलब नॉन फंक्शनल जीन के विदाउट फंक्शनल जीन अगर हम भेज देंगे तो वो पूरा कॉम्पनसेट हो जाएगा और फिर किसी भी प्रकार का जेनेटिक प्रॉब्लम उस इंसान के अंदर, मतलब उस एम्ब्रियो के अंदर या पेशेंट के अंदर नहीं रहेगा। और ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी थी विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। ये पूरा मैंने आपको स्लाइड के ऊपर बताया था, है ना। जैसे कि सबसे पहला, इसको याद रखना है, सबसे पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में किया गया था 4 साल की गर्ल के ऊपर, जिसके अंदर कौन सा प्रॉब्लम था? उसके अंदर एडेनोसाइन डीअमाइनेज नहीं बनता था, मतलब उसके बॉडी में एडेनोसाइन डीअमाइनेज की क्या थी? डिफिशियंसी थी। ये दुनिया का सबसे पहला केस है जीन थेरेपी का, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, इंडिया के अंदर तो भी है, दुनिया में ठीक है, इंडिया के अंदर तो सबसे पहला केस हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो मान के चलते हैं हम इंडिया के अंदर ही 1990 का ये केस था और सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। बराबर है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। शायद उस लड़की के अंदर ये सक्सेसफुली नहीं हुआ था, उसकी डेथ हो चुकी थी शायद, ऐसा मैंने सुना है या मैंने पढ़ा है कि वो लड़की बाद में जिंदा नहीं रही। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो किया गया था जीन थेरेपी का वो बाद में सक्सीड नहीं हुआ, वो मर चुकी थी। ओके, उसकी डेथ हो चुकी थी। बराबर, चलिए अब यहाँ पे हमारा जो मेडिकल एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रिपरेशन एंड जीन थेरेपी हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये पूरा प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं और अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बीट, डायग्नोस्टिक्स। ओके, थैंक यू।